प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट के बाद नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़े भी होंगे 9th-10th में कि बड़ा एटम जब ब्रेक होता है छोटे एटम्स में तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है जिसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। थोड़ा सा और उसके डीप में जाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, जो कोई एटम होता है तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोगों को पता है कि उसमें बीच में न्यूक्लियस होता है और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ इस टाइप का। और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और उसके चारों तरफ अलग अलग सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 8, 18 इस तरह से आप जानते हैं। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। और जो मास नंबर होता है या जिसको एटॉमिक मास कहते हैं वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब न्यूक्लियस के अंदर में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उन दोनों का सम, उनके वेट का सम, ये क्या कहलाता है? मास, एटॉमिक मास। अब जैसा हम जानते हैं प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो देखिए, इसके अलावा भी जो प्योर एटम है उसके अलावा भी कुछ और भी एटम के ही कुछ और भी टाइप्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग होता है। उनको कहा जाता है आइसोटोप्स। जानते होंगे आप लोग। आइसोटोप्स जो होते हैं उनका ओरिजिनल एलिमेंट से एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। इसका मतलब क्या डिफरेंट है? एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे ऑक्सीजन का होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और उसका जो एटॉमिक मास है 16 होता है। लेकिन 18 एटॉमिक मास वाले भी ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं और वो आइसोटोप कहे जाएंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए, अगर O8 16 है तो इसमें अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8, प्रोटॉन कितना होगा? 8 और न्यूट्रॉन कितना होगा? 10। तभी तो 10 + 8 = 18 होगा। नहीं, 16 है तब तो 8 होगा, सॉरी 16 है तब तो 8 होगा। लेकिन अगर 8 है और 18 है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8, प्रोटॉन कितना होगा? 8 और न्यूट्रॉन कितना होगा? 10। तो एक्चुअली में जो आइसोटोप्स होते हैं वो नॉर्मल एलिमेंट से डिफरेंट होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के टर्म्स में। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसमें डिफरेंट होता है। और जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ये आपस में मतलब आपस में बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं, एक फोर्स से, बाइंडिंग फोर्स जिसको कहते हैं, और एक एनर्जी से जिसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं, जो एनर्जी इनको बांधे रहती है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इनको तोड़ने पर जितनी एनर्जी निकलेगी, न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बाउंड होते हैं, बंधे होते हैं, वो एक एनर्जी से बंधे होते हैं। यानी आप कह सकते हैं उसके अंदर एक एनर्जी है न्यूक्लियस के अंदर जिसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो है क्या कि जो आइसोटोप्स हैं जिनमें कि नॉर्मल एटम में कंपैरिजन न्यूट्रॉन की संख्या चेंज है, तो आइसोटोप्स जनरली अनस्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई। तो आइसोटोप्स जनरली अनस्टेबल होते हैं। अनस्टेबल का मतलब कि ये अपने आप को ब्रेक करना चाहते हैं। और ये जो टेंडेंसी है अपने आप को ब्रेक करने की, ये बहुत डिपेंड करती है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन का रेशियो क्या है।
ये रेशियो जितना ज्यादा क्लोज टू 1:1 होगा उतना कम आइसोटोप्स अनस्टेबल होंगे। मतलब कि अगर ये रेशियो 1:1 के क्लोज है तो इसका मतलब आइसोटोप्स आर स्टेबल है। लेकिन ये रेशियो जितना 1:1 से ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आइसोटोप्स की अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि एलिमेंट्स के आइसोटोप्स भी अवेलेबल हैं और आइसोटोप्स आर जनरली अनस्टेबल। ये जनरली अनस्टेबल होते हैं, लेकिन उसमें भी ये कंडीशन है कि जो अनस्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन के रेशियो पर। प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन के रेशियो पर ये रेशियो अगर 1:1 है तब तो स्टेबल रहेगा, लेकिन ये 1:1 रेशियो जितना बढ़ेगा, जितना चेंज होगा, उतना ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी बढ़ेगी, अनस्टेबिलिटी चेंज होगी। और जनरली ये देखा गया कि जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 होता है, ग्रेटर देन 83, उनके जो आइसोटोप्स होते हैं उनमें, उनके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो है वो 1:1 से काफी ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट 1.5:1 के करीब इसका रेशियो हो जाता है। तो 83, क्योंकि अब देखिए जब रेशियो बढ़ रहा है 1.5:1 इस तरह से रेशियो है, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर में जो प्रोटॉन है उनके बीच में रिपल्सन बढ़ रहा है ना, और न्यूट्रॉन्स तो है ही और रिपल्सन की बढ़ रहा है ना न्यूक्लियस के अंदर में। तो जनरली ऐसा देखा गया कि 83 के अबव जो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स के न्यूक्लियस में प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन का रेशियो चूंकि काफी 1:1 से वैरी करता है तो वो काफी अनस्टेबल होते हैं। और अगर उनको नॉर्मल भी कुछ एनर्जी मिल जाए या नॉर्मली भी वो अपने आप को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स में। इसी प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। या तो कुछ एनर्जी देकर के उनको ब्रेक कराया जाए या ऐसे भी ऑटोमेटिकली भी वो ब्रेक करते रहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपने समझा कि आइसोटोप्स की अनस्टेबिलिटी का क्या कारण है, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो का 1:1 से वैरी होना, और आइसोटोप्स ग्रेटर देन 83 वाले ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। अब इसमें बात क्या है कि जो आइसोटोप्स जो अनस्टेबल हैं उनका जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की अपनी कुछ बाइंडिंग एनर्जी है, और जब वो अपनी अनस्टेबिलिटी के कारण ब्रेक होकर के छोटे छोटे एलिमेंट्स में कन्वर्ट होता है तो उन एलिमेंट्स की जो न्यूक्लियर एनर्जी, उन एलिमेंट्स के न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कुछ डिफरेंट है। जो पुराना आइसोटोप था हेवी न्यूक्लियस बड़ा, उसकी बाइंडिंग एनर्जी कुछ और थी, और जब वो ब्रेक करके छोटे छोटे में कन्वर्ट किया तो उनकी बाइंडिंग एनर्जी कुछ और है। और ये जो डिफरेंस है इन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस जब भी ये न्यूक्लियर फिजन की प्रोसेस होती है, बड़ा न्यूक्लियर छोटे में कन्वर्ट होता है, तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस है ये वातावरण में हीट के फॉर्म में, गर्मी के फॉर्म में रिलीज होता है, और उसी को यूज करते हैं हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में। हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में आइसोटोप्स की इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि वो जो कि उनमें प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन रेशियो ज्यादा है तो वो ब्रेक होंगे। जब ब्रेक होंगे तो उनके न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग एनर्जी है और जो छोटे छोटे बनेंगे उनका जो बाइंडिंग एनर्जी है उसमें डिफरेंस होगा, और वो बाइंडिंग एनर्जी हीट के फॉर्म में वातावरण में रिलीज होगा। उस हीट को हमको यूज करना है, उस हीट को यूज करना है अपने पावर जनरेशन के लिए। ठीक है, अब जो बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होता है या बाइंडिंग एनर्जी जो होता है इस प्रोसेस में, न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस में, परमाणु विखंडन या विघटन जो भी है उस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है, बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होती है वो मास के भी प्रोपोर्शनल होती है। मास कैसा कि जब भी न्यूक्लियर फिजन होगा, बड़ा न्यूक्लियस, हेवी न्यूक्लियस छोटे छोटे में कन्वर्ट होगा, तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ ना कुछ मास का डिफरेंस रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने भी पढ़ा
कि 83 से ऊपर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके आइसोटोप्स अनस्टेबल होते हैं। तो इसमें 3 सबसे ज्यादा अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं, आप लोगों को पता होगा, यूरेनियम 235, थोरियम 232 और प्लूटोनियम 239। ये तीनों मोस्ट अनस्टेबल हैं और इनका ज्यादातर न्यूक्लियर फिजन में यूज भी होता है, देखेंगे इसमें। और तो मेरा भी ये कहना है कि जब ये बड़ा न्यूक्लियस जिसके 235 मास है, तो एक्चुअली में 235 तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, एक्चुअली में इसका जो मास होगा 235.000111 समथिंग समथिंग होगा। और जब वो ब्रेक होगा किसी दूसरे एलिमेंट में, बेरियम, क्रिप्टन, स्ट्रोंशियम, जेनन देखेंगे, तो उनका भी जो एटॉमिक मास होगा वो भी 0.0 मतलब कुछ वैल्यू होगी उसका 0.00 समथिंग होगा। तो इस इक्वेशन में जब हम लोग इक्वेशन यहां लिखेंगे तो आप देखिएगा इक्वेशन को तो हम बैलेंस कर देंगे, वेट सबका बैलेंस रहेगा, लेकिन फिर भी प्रोसेस में कुछ ना कुछ मास का डिफेक्ट रह जाता है। मतलब इधर अगर 235 है, उधर अगर इधर 235.001 है तो उधर 234.009 या समथिंग होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाएगा मास का। और ये जो बाइंडिंग एनर्जी जो रिलीज होती है वो मास के प्रोपोर्शनल होती है, जिसका कि फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है, इक्वल टू mc², है ना। और इसका यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी हो सकता है, जूल में भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये जो m है ये मास डिफेक्ट है ना, कि इस इक्वेशन में, इस केमिकल रिएक्शन में कितना मास का डिफरेंस हुआ। c आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट है, और e है जो बाइंडिंग एनर्जी रिलीज होती है। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस का नहीं, ये वो बाइंडिंग एनर्जी है जो इस प्रोसेस में रिलीज होती है, या आप ये कह सकते हैं कि हेवी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी माइनस लाइटर न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी। तो इस फार्मूला से जो एनर्जी निकलती है वो अगर थोड़ा सा भी मास डिफेक्ट होगा तो आप यहां देख लीजिए, ये 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 स्पीड ऑफ लाइट होता है, उसका स्क्वायर कर दीजिए 9 इंटू 10 टू द पावर 16 ये है। तो थोड़ा सा भी मास डिफेक्ट होगा तो एनर्जी लार्ज अमाउंट में निकलेगी, और उसी को हम लोगों को यूज करना है, ठीक है, यूज करना है। चलिए अब देखिए, इसको यूज करना है तो हमारे पास जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल जो आइसोटोप्स हैं वो ये 3 हैं, यूरेनियम 235, थोरियम 232, प्लूटोनियम 239, ठीक है। इसमें से भी जिस का सबसे ज्यादा यूज है वो है यूरेनियम 235। हमारे इंडिया में भी यूरेनियम 235 है, कुछ माइंस हैं, खदानें हैं, जैसे देवगुड़ा माइंस है ओडिशा में, कुछ तमिलनाडु के साइट्स में भी कुछ खदानें हैं जिसमें यूरेनियम अवेलेबल है। लेकिन फिर भी हमें जरूरत ज्यादा पड़ती है तो हम अलग कंट्री से इंपोर्ट भी करते हैं। हमारे पास थोरियम काफी मात्रा में है, तो अगर थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर लिया जाए तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में किया जाता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, FBR, कि उसमें थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट किया जाता है। प्लूटोनियम की मात्रा काफी कम है तो इसका यूज बहुत कम होता है। यूरेनियम 235 इज मोस्टली यूज्ड। और इसमें आपको हम एक और बात बताएं, लेकिन उसको बताने से पहले हम आपको यह बताना चाहेंगे कि यूरेनियम 235 को, या जब इसका न्यूक्लियर फिशन होगा, जब ये ब्रेक होगा तो क्या क्या में कन्वर्ट होगा। देखिए, ऐसे तो यूरेनियम 235 नेचुरली भी ब्रेक कर सकता है, नेचुरली भी कर सकता है। हमने कहा कि अनस्टेबल होता है, थोड़ी सी भी कुछ एनर्जी मिल गई हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में, नेचुरली भी ब्रेक कर सकता है। लेकिन हम लोग का जो प्रोसेस है जिसमें हम लोग इस न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं कि यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस को एक न्यूट्रॉन से हिट करते हैं। न्यूट्रॉन से ही क्यों करते हैं ये भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन न्यूट्रॉन से हिट करते हैं, उसको कुछ एनर्जी देते हैं और तब वो ब्रेक करता है। अब इसमें हम आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि जनरली आप बुक्स में देखेंगे तो आपको कोई एक इक्वेशन दिखाई देगा
किसी दूसरे बुक में देखेंगे तो हो सकता है कुछ दूसरा इक्वेशन दिखाई दे। जनरली इसके ब्रेकिंग के दो इक्वेशन ज्यादा फेमस हैं, दोनों हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको हम प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि इसके ब्रेकिंग के मोर देन 30 पॉसिबिलिटीज है। मतलब यूरेनियम में जब फिशन होता है तो वो 35 तरह से ब्रेक हो सकता है। मतलब हो सकता है कि वो, अभी हम लोग देखेंगे, बेरियम और क्रिप्टन में ब्रेक हो जाए, हो सकता है जेनन और स्ट्रॉन्सियम में ब्रेक हो जाए, हो सकता है कुछ और में ब्रेक हो जाए। तो 30 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं यूरेनियम के ब्रेक होने की। ज्यादा संभावना 2 की होती है, तो हम लोग दोनों देखेंगे, और उसमें भी जो ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है उसको भी देखेंगे। तो आइए यहां पे हम लोग 2 इक्वेशन लिखते हैं। यूरेनियम का जब न्यूक्लियर फिशन होता है, न्यूट्रॉन से जब उसको हम लोग एनर्जी देते हैं, तो वो किस किस में ब्रेक होता है। ये 2 इक्वेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर है यूरेनियम के न्यूक्लियर फिशन के। पहले इक्वेशन में 92U35 जो यूरेनियम है उस पर जब न्यूट्रॉन से हिट करते हैं, तो इसमें एक और भी बात ध्यान में रखिए, न्यूट्रॉन से हिट जब करते हैं तो यूरेनियम, देखिए एक बार तो ये समझ आए न्यूट्रॉन से क्यों करते हैं। देखिए यूरेनियम के न्यूक्लियस को ब्रेक करना है ना, उसका जो प्रोटॉन है अंदर में, जो न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जो रेशियो है, प्रोटॉन के बीच का जो रिपल्सन है, उससे ब्रेक होगा पूरा का पूरा यूरेनियम। तो न्यूक्लियस तो अंदर में होता है, चारों तरफ तो इलेक्ट्रॉन का सेल होता है, तो न्यूक्लियस से हिट कराने से ये फायदा है कि न्यूक्लियस में कोई चार्ज नहीं होता है, तो वो बाहर के जो इलेक्ट्रॉन के जो सेल्स हैं उनसे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यूट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन सेल्स को क्रॉस करते हुए न्यूक्लियस तक पहुंच जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को हम भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन और बाहर के सेल्स में रिपल्सन हो जाएगा। अगर प्रोटॉन को भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। न्यूट्रॉन को भेजेंगे तो न्यूट्रॉन पर चूंकि कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन सेल्स को, बाहर के इलेक्ट्रॉन सेल्स को पार करता हुआ वो जाकर के सीधे न्यूक्लियस को हिट ही नहीं करेगा, उसको ब्रेक करेगा। और एक और बात समझने वाली ये है कि जब हम लोग कहते हैं कि हिट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियस उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा नहीं कि हिट करके फिर दूसरी जगह चला गया, नहीं, जो न्यूट्रॉन ने यूरेनियम 235 को हिट किया, तो जब तक वो 235 उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, उसकी पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तब तक वो ब्रेक नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो न्यूट्रॉन हिट कर रहा है, यूरेनियम का न्यूक्लियस उसको एब्जॉर्ब करे, है ना, और एब्जॉर्ब करके ब्रेक करे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। जब हम मॉडरेटर पढ़ेंगे तो फिर से इस बात को देखेंगे कि इट इज इंपॉर्टेंट दैट द न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम शुड एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन व्हिच इज कमिंग टू हिट इट। ठीक है ना। तो एक ने जब इसको हिट किया, इसने इसको एब्जॉर्ब किया, तो बनता है 92U36 यूरेनियम। ये कुछ देर के लिए होता है, 5 या 10 मिनट इस तरह से, और फिर उसके बाद फिर ये ब्रेक हो जाता है जेनॉन में 54 140, ये भी आइसोटोप है। स्ट्रॉन्सियम में 38 94, और प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस एनर्जी। कितना एनर्जी? एक न्यूक्लियर, एक एटम जब ब्रेक हो रहा है तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहा है आपको। ठीक है, ऐसे बहुत सारे होंगे तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी। और 2 न्यूट्रॉन और निकल रहे हैं। ठीक है, और ये 2 न्यूट्रॉन निकल के फिर 2 अलग अलग यूरेनियम 235 को हिट कर सकते हैं, फिर उनसे फिर 2 और निकलेगा, तो 4 हो जाएंगे। फिर चारों, अगर 4 यूरेनियम न्यूक्लियस को हिट किए तो फिर 4 दूनी 8 निकलेगा। तो इस तरह से इसे कहते हैं चेन रिएक्शन, कि 2 यहां से निकला, ये फिर 2 इसको हिट करेगा तो फिर यहां से 2 निकलेगा, फिर ये 2 इसको हिट करेगा तो फिर यहां से 2 निकलेगा, है ना। फिर इसी को क्या कहते हैं? चेन रिएक्शन, की बढ़ते जाएगा और ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक होते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एनर्जी आपको मिलती जाएगी। तो एक इक्वेशन तो ये है। दूसरा, एक और भी पॉसिबिलिटी ये भी है, ये भी होता है, ऐसा नहीं कि इक्वेशन मिलाने के लिए लिख दिया गया, होता है। न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, क्रिप्टन और बेरियम में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये भी आइसोटोप है 92 और ये भी आइसोटोप है 141, लेकिन चूंकि 83 से कम है इनका एटॉमिक नंबर, इसलिए लगभग स्टेबल आइसोटोप्स हैं। और इस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। एक एब्जॉर्ब हुआ, 3 निकला, और एनर्जी इतनी लगभग मिलती है। 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं।
और फिर ये तो और खतरनाक है, मतलब और जल्दी चेन रिएक्शन पकड़ेगा ये रिएक्शन, क्योंकि 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, अगर 3 यूरेनियम न्यूक्लियस को हिट करेंगे तो वहां से फिर 3 9 निकल जाएगा, 27, फिर इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। इसी को चेन रिएक्शन कहते हैं कि वो बढ़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सबसे पॉपुलर इक्वेशंस हैं, आप दोनों भी लिख सकते हैं एग्जाम में, एक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों पॉपुलर है, कहीं पे आपको ये मिल जाएगा, कहीं पे आपको ये मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको कहा कि देयर आर मोर देन 30 पॉसिबिलिटीज ऑफ न्यूक्लियर फिशन ऑफ यूरेनियम। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग अभी समझने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग सिलेक्शन ऑफ साइट और इसके अदर चीजों को देखेंगे। देखिए, जैसा हमने अभी देखा कि यूरेनियम सबसे ज्यादा न्यूक्लियर फिशन में इसका हम लोग यूज करते हैं। एक्चुअली बात यह है कि जब यूरेनियम किसी भी माइन से, किसी भी खदान से जब निकलता है, तो जो यूरेनियम का ढेला होगा, जो भी उसका होगा, उसके अंदर यूरेनियम की 3 वैरायटी होती है ना, यूरेनियम 238, यूरेनियम 232 और यूरेनियम 235। ठीक है, इन तीनों में से जो यूरेनियम 238 है, दिस इज नॉट फिसाइल। इसमें आप न्यूट्रॉन को हिट करते रहिए, ये ब्रेक नहीं होगा, इसकी अपनी प्रॉपर्टी है, आइसोटोप नहीं है ये, तो ये ब्रेक नहीं होगा। यूरेनियम 238 विल नॉट ब्रेक। यूरेनियम 232 ब्रेक हो सकता है और यूरेनियम 235 ब्रेक हो सकता है। मतलब हमने अगर 1 kg यूरेनियम निकाला है धरती के नीचे से, तो उसमें ये तीनों होगा, उसके मिक्सचर में ये तीनों होगा, है ना। 238 भी, जो कि फिसाइल नहीं है, 235 और 232 फिसाइल है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि यूरेनियम 238 जब भी आप निकालेंगे माइन से, तो ये लगभग 99% यूरेनियम 238 होता है। मतलब कि जैसे कि हमने निकाला, एक ढेला है, तो उसमें यूरेनियम 238, मतलब अगर 10 kg का है तो उसमें, या 100 kg है मान लीजिए, तो उसमें 99 kg तो यूरेनियम 238 का ही पार्ट है, सब मिक्स है। ऐसा नहीं कि अलग अलग है कि बाएं साइड 38 है, दाएं साइड 35, बीच में 32, नहीं, सब मिक्स है। और उसमें अगर आप अलग अलग ये करें तो 99% आपको यूरेनियम 238 मिलता है, जो कि फिसाइल नहीं है। और बाकी के 1% में लगभग 0.7 to 8% यूरेनियम 235 होता है, और बाकी जो बचा सो यूरेनियम 232 होता है। तो समस्या ये है कि जो भी हमको यूरेनियम मिलता है उसमें ज्यादा मात्रा में तो यूरेनियम 238 है। मान लीजिए हमने एक रॉड बनाया यूरेनियम का, उसमें 238 भी है, 232 भी है, 235 भी है, और हम, जैसे ये रॉड है, ठीक है ना, और हम इस पे न्यूट्रॉन को हिट कराना चाहें, तो हम न्यूट्रॉन बीम से, न्यूट्रॉन गन से न्यूट्रॉन हिट किए, क्या गारंटी है कि वो 235 को ही हिट करे? वो तो किसी को भी हिट कर सकता है, और ज्यादा मात्रा तो इसमें यूरेनियम 238 है, हर जगह 238 है, हो सकता है कहीं पर 235 हो। तो कोई गारंटी नहीं है कि वो 235 को ही हिट करे। हो सकता है न्यूट्रॉन जाए 238 को हिट करे, कुछ नहीं होगा, उसको कुछ नहीं होगा और कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि यूरेनियम 235 को हिट करे तो रिएक्शन होगा, लेकिन संभावना बहुत कम है ना। तो इसलिए एक टर्म डिफाइंड होता है क्रिटिकल मास। क्रिटिकल मास क्या है? क्रिटिकल मास यूरेनियम का वो मास है, मतलब जिसमें 238 भी है, 235 भी है, 32 भी है, लेकिन वो यूरेनियम का वो मास है जिसमें जब 2 या 2 से ज्यादा न्यूट्रॉन जाकर के जब हिट करेंगे तो कम से कम एक को तो यूरेनियम 235 मिलेगा ही मिलेगा। उसी मास को कहते हैं क्रिटिकल मास। एक ऐसा मास है ना जिसमें कि जब 2 या 2 से ज्यादा न्यूट्रॉन जाकर के हिट करें, अलग अलग जगह पे हिट करेंगे, तो उनमें से कम एक न्यूट्रॉन को, कम से कम एक को तो एक यूरेनियम 235 न्यूक्लियस मिलेगा ही मिलेगा। दैट इज क्रिटिकल मास एंड दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन। ऐसे आप यूरेनियम 235 का कोई ढेला निकाल लिए, रॉड बना लिए और उस पर आप हिट किए न्यूट्रॉन से,
तो जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो, चेन रिएक्शन हो, नहीं जरूरी है। लेकिन अगर वो क्रिटिकल मास है, उसको इस तरह से बनाया गया है, उसको इस तरह से उसकी प्रोसेसिंग की गई है कि वो क्रिटिकल मास है, 2 या 3 न्यूट्रॉन जाएगा तो कम से कम एक तो 235 को हिट करेगा ही, फिर उससे जो निकलेंगे उसमें से भी कम से कम एक तो करेगा ही, तब वो मास कहलाता है क्रिटिकल मास, और वो फिर चेन रिएक्शन कर सकता है, फिर उससे कुछ न्यूक्लियर फिशन हो सकता है, कुछ एनर्जी निकल सकती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आप सपोज आपको कहीं से फार्मूला मिल गया क्रिटिकल मास बनाने का, और आपने क्रिटिकल मास को बना दिया है ना, आपने यूरेनियम का कहीं से फार्मूला मिल गया, आप क्रिटिकल मास बना दी। अब जैसे ही क्रिटिकल मास बनेगा, और अगर आप न्यूट्रॉन से नहीं भी हिट किए तो भी वो एनर्जी लेकर के, कहीं से भी हाई हीट से, लाइट से एनर्जी लेकर के, वो यूरेनियम 235 उसमें है वो ब्रेक हो जाएगा, और उससे फिर न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, और फिर वो अदर यूरेनियम 235 को हिट करेंगे, और फिर देखते 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 वो ब्लास्ट हो जाएगा, बूम, है ना। मतलब अगर आप क्रिटिकल मास बना लिए तो दैट इज इटसेल्फ ए बॉम्ब, है ना, क्योंकि चेन रिएक्शन, क्रिटिकल मास का मतलब है चेन रिएक्शन, कि चेन रिएक्शन क्रिटिकल मास में ही होगा। अगर क्रिटिकल मास बन गया किसी तरह से तो चेन रिएक्शन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, हो सकता है लाइट और हीट से ही मिलके वो बन जाए, या न्यूट्रॉन को हिट करे तो वो चेन रिएक्शन हो जाए और वो ब्लास्ट हो जाए। तो ये क्रिटिकल मास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चेन रिएक्शन, ठीक है ना। अब क्रिटिकल मास कैसे बनाते हैं, मतलब उसका फॉर्मूला तो नहीं है, बट न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कैसे उसको करते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो मेरा ये कहना था कि ये सब आपने समझा कैसे क्या पूरा प्रोसेस होती है। अब देखिए, अगर आपको हाँ एक और चीज इसमें बताना था कि देखिए, ये जो एनर्जी जो रिलीज होती है इस न्यूक्लियर फिशन से, इस न्यूक्लियर फिशन से जो एनर्जी रिलीज होती है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि देखिए, कोयले के कंपैरिजन में काफी अच्छा है, क्योंकि अगर 1 केजी आपने यूरेनियम 235 को फिशन कराया, अगर 1 केजी यूरेनियम 235, मतलब वो तो 238 कॉम्बिनेशन में होगा, लेकिन हम बात कर रहे हैं 1 केजी की, मतलब मान लीजिए अगर 1 केजी पूरा यूरेनियम है तो उसमें से 0.1 तो होगा केजी 235। तो ऐसे अगर हम इस तरह का अगर हम 10 केजी ले लें तो 1 केजी तो मिल जाएगा 235। तो अगर हम 1 केजी यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फिशन करते हैं तो उससे जो एनर्जी निकलती है बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में, इक्वल टू mc स्क्वायर के फॉर्म में, वो लगभग 3000 टन, यानी 3 × 10⁶ केजी कोयले से जितनी एनर्जी निकलेगी, 3 × 10⁶ केजी कोयले से जितनी एनर्जी निकलेगी उसके बर्निंग से, और इससे उतना निकल जाएगा आपको 1 केजी यूरेनियम से, समझ रहे हैं। तो बढ़ते अभी समय में जब कोयला धीरे धीरे खत्म हो रहा है तो यूरेनियम इज ए गुड रिसोर्स, गुड रिसोर्स, एंड इट इज यूज हो रहा है काफी ज्यादा, क्योंकि 1 केजी से आप देख रहे हैं कि अगर आपके पास 10 केजी हो तो आप कितने दिन तक बिजली आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए इसका हम पूरा एक प्रोसेस आपको पहले बता देते हैं। होता क्या है कि हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन करवाते हैं, उससे एनर्जी निकलती है हीट के फॉर्म में, और उस एनर्जी को यूज करते हैं हम लोग, फिर से वही प्रोसेस, उस एनर्जी को यूज करते हैं पानी को गर्म करके स्टीम बनाने में। न्यूक्लियर डिफ्यूजन करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, उससे हीट एनर्जी निकलती है, बाइंडिंग एनर्जी निकलती है हीट के फॉर्म में, उससे वाटर को हीट करा के स्टीम बनाते हैं, और फिर उस स्टीम को फिर से प्रेशराइज करके टरबाइन पे दिए, टरबाइन मूव किया, टरबाइन का शाफ्ट अल्टरनेटर से कनेक्टेड है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, टरबाइन से जो स्टीम निकला फिर से वही चीज कंडेंसर में जाएगा, कंडेंस होगा, फिर प्रोसेस में यूज होगा। तो ये इसका मोटा मोटी प्रोसेस है, लेकिन हम लोग को एक एक चीज डिटेल में देखना है। तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ साइट,
कि जब हम लोग कहीं पे जाते हैं और हम लोग को ये पता करना है कि भाई ये साइट जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए उपयुक्त है कि नहीं, तो क्या क्या चीजें उस साइट पे होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो होना चाहिए पानी, क्योंकि यहां पर भी पानी को ही गर्म करके आपको स्टीम में कन्वर्ट करना है। तो यू शुड हैव लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, मतलब अगल बगल में कोई नदी होनी चाहिए, कोई नहर होना चाहिए, ठीक है, ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि देखिए यूरेनियम का एक रिएक्शन ये है, दूसरा रिएक्शन ये है। ऐसे मैंने आपको कहा और भी कई सारे रिएक्शंस होते हैं, और ऐसे कई रिएक्शंस में यूरेनियम कुछ रेडियो एक्टिव रेडिएशंस भी जनरेट करता है, जिसके एग्जांपल्स हैं अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो कि हीलियम होता है जनरली, बीटा पार्टिकल जो कि सपोज क्या शायद -10 इलेक्ट्रॉन होता है, बीटा कहते हैं इसको, और गामा पार्टिकल्स, ये अल्फा बीटा गामा ये जो है सो रेडिएशंस हैं जो कि इस केमिकल रिएक्शंस में निकलते हैं। इन दोनों में तो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन कई और केमिकल रिएक्शंस होंगे जिनमें कि ये अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस निकलते ही निकलते हैं। एंड दीज रेडिएशंस आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, और ये बहुत डेंजरस हैं ह्यूमन बीइंग के लिए, है ना, काफी डेंजरस है। और इस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस में ये निकलते हैं काफी मात्रा में। अब देखिए 24 घंटा न्यूक्लियर फिशन हो रहा है तो कई सारे एलिमेंट्स बन रहे हैं, साथ में रेडिएशंस भी निकल रहे हैं, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन, गामा रेडिएशन। ये डेंजरस है, स्किन कैंसर और तरह तरह की डिजीजेज इनके कारण होती हैं। और कितना भी प्रोटेक्शन लिया जाए कुछ ना कुछ रेडिएशन लीकेज होता है ना। तो इसके लिए आप देखेंगे भी कि जब आप कोई वीडियो वगैरह देखेंगे एनपीपी का, तो आप देखिए कोई भी स्टाफ अंदर जाते हैं तो पहले उनका रेडियो एक्टिव टेस्ट होता है कि रेडियो एक्टिव लेवल क्या है शरीर में, फिर जब बाहर निकलते हैं तो फिर टेस्ट होता है अब क्या लेवल है। तो अगर कुछ बढ़ा हुआ है और एक लिमिट से ज्यादा है तो फिर उनको अरेस्ट करने का या मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है, ताकि रेडियो एक्टिव लेवल जो है वो एक लेवल से ज्यादा ना हो। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत डेंजरस है, इसलिए जो दूसरी रिक्वायरमेंट एनपीपी की है वो ये है कि उनको डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से दूर लगाना है, घनी आबादी से दूर लगाना है, ताकि ये रेडिएशंस का प्रभाव वहां न पहुंचे। चेरनोबिल में एक न्यूक्लियर, चेरनोबिल जगह है, वहां पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसी तरह से रेडिएशंस का बाहर निकला था, तो उस कारण बहुत तबाही हुई थी। आप नेट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए काफी हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं और रेडिएशंस के कारण डैमेज वगैरह होता नहीं है, क्योंकि प्रिकॉशंस लेते हैं। अगर निकल जाएगा बाहर तब तो डैमेज होगा, बट इट इज केप्ट इनसाइड, अंदर ही रहता है। कैसे देखेंगे हम लोग। तो एक और कारण यूरेनियम 235, थोरियम 232 और प्लूटोनियम 239 को रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब वो फिशन करते हैं तो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स निकालते ही निकालते हैं, जो कि डेंजरस है। तो जो दूसरा जो सिलेक्शन ऑफ साइट का पॉइंट है वो ये है कि दीज प्लांट शुड बी लोकेटेड अवे फ्रॉम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तीसरा एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए जो यूरेनियम का जनरली हम लोग रॉड यूज करते हैं फिशन के लिए, यूरेनियम ऑक्साइड का रॉड होता है जिसमें कि 238 भी होता है, 235 भी होता है। तो जैसे इसमें 238 भी है, 235 भी है, जब न्यूट्रॉन इस पे हिट करेगा तो 238 पे हिट करने से तो कोई फायदा नहीं, लेकिन 235 मिलेगा तो रिएक्शन होगा। तो होता क्या है कि इस रॉड में लगातार यूरेनियम 235 पे हिट करते करते लगभग जितने भी यूरेनियम 235 है वो सब खत्म हो जाते हैं, है ना। फिर तो ये रॉड फालतू हो गया, इसमें यूरेनियम 235 है ही नहीं, तो इसका क्या काम, फालतू हो गया। तो अब इस फालतू चीज को निकाल के बाहर करना होगा, बाहर कहीं रखना होगा। ये फालतू तो है लेकिन ये ऐसा कचरा नहीं है कि उसको हम लोग कहीं भी फेंक सकते हैं,
क्योंकि ये रेडिएशंस कंटिन्यूअसली निकले हैं, तो ये पूरा का पूरा रेडिएशन इसमें है भरा हुआ। ये तो उसी क्षेत्र में ही है जिसमें कि ये रेडिएशंस निकलते हैं। तो दिस इज हाईली रेडियो एक्टिव। इसको अगर आप ऐसे कहीं फेंक देंगे तो रेडिएशन से निकल के वातावरण में प्रभावित करेगा। तो जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ साइट में, कि जहां पर भी हमको प्लांट लगाना है वहां पे इस वेस्ट को, न्यूक्लियर वेस्ट, अभी हम लोग कहते हैं अपने घर के कचरा से ज्यादा खतरनाक होता है इलेक्ट्रॉनिक कचरा। इलेक्ट्रॉनिक कचरा से भी कई गुना खतरनाक होता है न्यूक्लियर कचरा, न्यूक्लियर वेस्ट। तो इसके डिस्पोजल, और क्यों खतरनाक है, क्योंकि इसमें रेडिएशन से भरे हुए, तो इसके निष्पादन के लिए, डिस्पोजल के लिए बहुत संभाल करना पड़ता है। दो तरीका है करने का। एक तो ये है कि इनको स्टील के टैंक, स्टील के कंटेनर में, स्टील रेडिएशंस को बाहर नहीं निकलने देता है, तो स्टील के रेडिएशंस में डाल के जमीन के काफी अंदर डाला जाता है ताकि वहां से रेडिएशंस बाहर ना निकले। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक और तरीका लोग यूज करते हैं कि समुद्र में, समुद्र के किनारे से काफी दूर अंदर ले जाकर के समुद्र में काफी डीप अंदर इसको रख देते हैं। कंटेनर में, स्टील कंटेनर में रख के डीप रख देते हैं ताकि रेडिएशंस बाहर नहीं निकले। तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ साइट का, वो है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जो न्यूक्लियर वेस्ट निकलेगा, इसके डिस्पोजल की अच्छी सुविधा है कि नहीं, अगल बगल में ऐसे उपाय है कि नहीं। ठीक है। चौथा जो कि सब में आ जाएगा आपको, कॉस्ट एंड टाइप ऑफ लैंड। जो आप जमीन लेने जा रहे हैं उसकी कीमत क्या है, और ऐसा तो नहीं कि जमीन दलदल टाइप का है, वहां पे आपको बड़े बड़े इक्विपमेंट्स लगाने हैं, टरबाइन लगेगा, कंडेंसर लगेगा, कूलिंग टावर लगेगा, न्यूक्लियर रिएक्टर लगेगा, हीट एक्सचेंजर लगेगा। तो जमीन दलदली नहीं होना चाहिए। और लास्ट की ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, बाय रेल, रोड, वर्कर के आने जाने के लिए, इस तरह से। ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ साइट में इन चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट क्या हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर ही वो पार्ट है जहां पर कि आपका अंदर में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगा, है ना, जहां पर कि न्यूक्लियर फिशन को कराया जाता है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में ही होता है। ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में होता है, और इसमें होता क्या, बड़ा सा कंटेनर होता है, और इसमें क्या होता है कि फ्यूल रॉड्स होते हैं। फ्यूल रॉड्स क्या है, यूरेनियम ऑक्साइड। एक्चुअली जो यूरेनियम मिलता है आपको धरती के नीचे से, उसको एक रॉड का फॉर्म देना है, छड़ का फॉर्म देना है, पेलेट भी कहते हैं, रॉड का फॉर्म देना है। तो उसके लिए यूरेनियम ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब वो रॉड का फॉर्म आता है। ठीक है। और उस रॉड में देखिए, इस तरह के रॉड, यूरेनियम ऑक्साइड के सैकड़ों रॉड लगे होते हैं रिएक्टर के अंदर में, कुछ इस तरह से। देखिए, सपोज ये कंटेनर है और इसमें हम 3 डायमेंशनल तो नहीं बना सकते हैं, बट आई एम जस्ट मेकिंग, सपोज दिस इज ए रॉड, दिस इज ए रॉड, ओके, दिस इज ए रॉड, इस तरह से। ये पूरा न्यूक्लियर रिएक्टर है और उसके अंदर ये यूरेनियम ऑक्साइड के रॉड्स हैं। एक्चुअली ये सर्कुलर ऐसा लगा हुआ होगा पूरा रॉड। ठीक है, यूरेनियम ऑक्साइड का रॉड। अब प्रत्येक रॉड जो है वो अपने आप में क्रिटिकल मास नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्रिटिकल मास होगा अगर, तो वो खुद ही अपने में लाइट हीट लेकर के खुद ही रिएक्शन करके वो बॉम्ब बन जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। तो हर एक जो पेलेट है, हर एक जो रॉड है, फ्यूल रॉड भी कहते हैं उसको ना, फ्यूल रॉड यूरेनियम ऑक्साइड का, हर एक जो रॉड है वो अपने आप में क्रिटिकल मास नहीं है, लेकिन वो सभी रॉड्स मिला करके जो 100 या जो मोर देन 100 जो भी रॉड्स हैं अंदर में, वो सभी रॉड मिला करके देखें तो क्रिटिकल मास जरूर है। एक रॉड क्रिटिकल मास नहीं है, लेकिन सभी मिलाकर के क्रिटिकल मास जरूर है। मतलब जब न्यूट्रॉन, कई सारे न्यूट्रॉन जब इधर उधर हिट करेंगे तो हमेशा उसको यूरेनियम 235 एटम मिलेगा ही और रिएक्शन होगा ही। हो सकता है 10 न्यूट्रॉन अंदर में मूव कर रहे हैं तो 3 को नहीं मिला यूरेनियम 235, 38 मिला, या 6-7 को नहीं मिला,
लेकिन कम से कम एक दो को तो जरूर ही मिलेगा यूरेनियम 235, और ये चेन रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। बात समझ में? तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में कई सारे फ्यूल रॉड लगे होते हैं, सब अपने आप में क्रिटिकल मास नहीं होता है, लेकिन कंप्लीट सबको अगर ऐड कर दें तो वो क्रिटिकल मास है, मतलब चेन रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर रॉड, न्यूक्लियर रिएक्टर जो कि बना होता है रिफ्रैक्टरी मेटल का, ताकि हीट हो तो भी ब्रेक वगैरह ना हो, और अंदर में ये फ्यूल रॉड्स होते हैं यूरेनियम ऑक्साइड के। प्रत्येक अपने आप में क्रिटिकल मास नहीं है, लेकिन सबको ऐड कर दिया जाए तो क्रिटिकल मास है। ठीक है, अब इसमें जो नेक्स्ट है वो है कंट्रोल रॉड। देखिए क्या होता है कि जब इसमें न्यूक्लियर फिशन होता है तो लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलते हैं, न्यूट्रॉन लगातार निकलते रहते हैं, मतलब इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अंदर में काफी ज्यादा होती है। किसी 235 को हिट किया, वहां से न्यूट्रॉन निकले, फिर 3 निकला, उसमें से 2 अगर हिट कर दिया तो फिर 6 निकले। तो इस तरह से न्यूट्रॉन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्शन और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उतने ज्यादा यूरेनियम मिलेंगे, उतने ज्यादा यूरेनियम उसको एब्जॉर्ब करेंगे और यूरेनियम निकलेगा और एनर्जी निकलेगा। तो ये काफी ज्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती चली जाएगी अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को नहीं कंट्रोल करेंगे। इसको कंट्रोल करना है, नहीं कंट्रोल करेंगे तब तो थोड़ी ही देर में ये सब पूरा इतना ज्यादा एनर्जी हो कि सब कुछ जल जाएगा, पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करना है ना? तो रिएक्शन को कंट्रोल करना है मतलब कि अंदर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना है, उसके लिए यूज करते हैं कंट्रोल रॉड्स। कुछ इस तरह का, यहां पर तो आप 2 डायमेंशनल देखेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो 3 डायमेंशनल है। कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, हर दो फ्यूल रॉड के बीच में, ये कंट्रोल रॉड रहेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक मैकेनिज्म है, इसको ऊपर नीचे किया जा सकता है। ठीक है, एक साथ, मतलब समझिए कि सर्कुलर में अगर सैकड़ों फ्यूल रॉड लगे हुए हैं तो सबके बीच में एक कंट्रोल रॉड है, और ये एक मैकेनिज्म से एक साथ ऊपर हो सकता है, एक साथ नीचे हो सकता है। ठीक है ना, एक साथ ऊपर हो सकता है, एक साथ नीचे हो सकता है। जब ये पूरी तरह से नीचे होंगे तो न्यूट्रॉन जो है सो इनके बीच में ही फ्लो करता है ना, एक पे गया दूसरे, और भी कई सारे न्यूट्रॉन्स। तो जब ये पूरा नीचे होगा तो जितना ज्यादा ये नीचे होगा उतना ज्यादा ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, जितना ज्यादा ये नीचे होगा उतना ज्यादा ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा और केमिकल रिएक्शन को, न्यूक्लियर फिशन को स्लो करेगा। जब हमको ये दिखता है कि न्यूट्रॉन काफी तेजी से बढ़ रहा है, केमिकल रिएक्शन बहुत तेज हो रहा है, एनर्जी बहुत जनरेट हो रही है, तो हम इसको नीचे कर देते हैं, है ना। और जैसे ही ऑटोमेटिकली होता है, जैसे ही नीचे होगा न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब होगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगा। जब लगेगा कि रिएक्शन अब स्लो हो गया, अब ज्यादा एनर्जी, तो ये अपने आप ऊपर आएगा। फॉर एग्जाम्पल रात के समय जनरली में देखते हैं लोड बढ़ जाता है, तो उस समय हमको ज्यादा एनर्जी देना है, ज्यादा एनर्जी चाहिए, है ना। तो ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ये ऊपर रहेगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव कर पाएंगे और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। मिडनाइट में या अर्ली मॉर्निंग जब एनर्जी की कम जरूरत है तो ये ज्यादा नीचे होगा और न्यूट्रॉन को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होगा, है ना, तो एनर्जी कम जनरेट हो रही होगी। तो कंट्रोल रॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि कंट्रोल करता है फिशन के रिएक्शन को। करता क्या है, जो भी न्यूट्रॉन इसको हिट करेगा उसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन की जो भी यहाँ पे कंट्रोल रॉड जो हम लोग यूज करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सके। और ऐसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स हैं, क्रोमियम स्टील है, कैडमियम है, और आप लोग बोल रहे होंगे बोरोन है। क्रोमियम स्टील, कैडमियम, बोरोन, ये सब ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल रॉड्स हैं ये इन्हीं में से किसी का भी बना हुआ हो सकता है। जनरली मोस्टली जो यूज होता है वो होता है बोरोन, है ना। इसके पीछे कारण है,
तीनों ही एलिमेंट जो हैं वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। बोरोन का सबसे ज्यादा यूज इसलिए है क्योंकि एक तो बात यह है कि बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, इनके कंपैरिजन काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे अंदर में जो भी रहेगा भाई उसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर को सहने लायक होना चाहिए, क्योंकि अंदर में बहुत हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसका टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की क्षमता बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब के कंपैरिजन में बोरोन इज गुड, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसका। एक तो ये, दूसरा कि इन दोनों के कंपैरिजन में मतलब अगर जो कहें एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब सपोज कि जो ये एरिया है रॉड की, अगर वो 1 मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा इस तरह से, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया वाला जो रॉड होगा वो जितने न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, मतलब तीनों 1-1 मीटर स्क्वायर एरिया का है रॉड, लेकिन बोरोन जो है ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है इन कंपैरिजन टू दिस एंड दिस। मतलब अगर सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया लें तीनों का, तो बोरोन ज्यादा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है, इसलिए इसको ज्यादा यूज करते हैं। दो कारण, एक मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, दूसरा सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया होने पर ये ज्यादा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो इसके लिए बोरोन का यूज करते हैं। तो कंट्रोल रॉड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जनरली ये तीन है, पर्पस आप समझ गए। तीसरा एक और इंपॉर्टेंट है, वो है मॉडरेटर। देखिए मॉडरेटर क्या है कि अगर अंदर में हीट तो काफी होता ही है, तो न्यूट्रॉन्स में काफी एनर्जी होती है, बहुत फास्टली मूव करते हैं। अब जैसे ये रॉड है ना, इसमें 238 भी है, 235 भी है, कोई न्यूट्रॉन आया, काफी तेजी से आया, हिट किया, उसको सपोज यूरेनियम 235 को हिट किया, लेकिन रिएक्शन होने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, रिएक्शन होने के लिए यूरेनियम 235 को उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करना है, उसकी एनर्जी को लेना है, तब वो ब्रेक होगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन काफी फास्ट है तो आएंगे, यूरेनियम 235 को हिट करेगा, फिर कहीं निकल जाएगा। कम हिट किया, बहुत फास्ट है, बहुत एनर्जी है, हिट करेगा, निकल जाएगा। क्या फिशन होगा? नहीं होगा, है ना, क्योंकि इतना ज्यादा फास्ट है, उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा है कि वो यूरेनियम 235 को हिट तो किया, लेकिन इतना टाइम नहीं दिया कि वो न्यूक्लियस उसको एब्जॉर्ब कर सके, और वो निकल गया दूसरी तरफ। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। यानी न्यूट्रॉन की जो एनर्जी है उसको भी हम लोगों को मॉडरेट करना है, कम करना है। तो इस फ्यूजन रिएक्शन में जो कंट्रोल रॉड है उसका तो काम है ये न्यूट्रॉन को ही एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन हमको ऐसा भी चाहिए उपाय कि न्यूट्रॉन की एनर्जी कुछ स्लो हो, उसका स्पीड कुछ कम हो, ताकि जब 235 पे जाए तो उसको सफिशिएंट टाइम दे कि भाई एब्जॉर्प्शन हो, तब फिशन होगा। इसके लिए हम लोग पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर में भरा हुआ होता है, कंट्रोल रॉड्स के बीच में भी और हर जगह भरा हुआ होता है मॉडरेटर। मॉडरेटर का काम यही है कि जो न्यूट्रॉन उस मॉडरेटर से जब पास करेंगे, है ना, न्यूट्रॉन जब उस मॉडरेटर से पास करेंगे तो मॉडरेटर न्यूट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब नहीं करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है कंट्रोल रॉड। मॉडरेटर सिर्फ न्यूट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और उसको स्लो रखता है, ताकि जाए, हिट हो स्थिर से और फिशन हो, ठीक है। तो मॉडरेटर का पर्पस है न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करना, न्यूट्रॉन की स्पीड को कंट्रोल में रखना, ताकि फिशन हो, ठीक है। तो मॉडरेटर का पर्पस आप समझ गए। इसमें टाइप्स में देखिए, लाइट वाटर भी यूज होता है मॉडरेटर के रूप में। लाइट वाटर मतलब H2O। फिर हेवी वाटर भी यूज होता है, D2O। फिर इसके अलावा ये दोनों तो लिक्विड मॉडरेटर, सॉलिड मॉडरेटर भी होता है, ग्रेफाइट। एक्चुअली ये अलग अलग कॉम्बिनेशन बना करके अलग अलग टाइप के न्यूक्लियर रिएक्टर्स बने। सॉलिड मॉडरेटर भी होता है ग्रेफाइट, ठीक है। पर्पस आप समझिए। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, वो है कूलेंट। कूलेंट, देखिए कूलेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कि रिएक्शन हो रहा है, एनर्जी लगातार प्रोड्यूस हो रही है।
अगर उस एनर्जी को बाहर ना निकाला गया, उस एनर्जी को बाहर ना निकाला गया, बाहर तो निकालना ही है क्योंकि हमको उस एनर्जी को यूज करके हमको अपना जनरेशन का काम करना है, स्टीम बनाना है, जो भी है, तो उस एनर्जी को बाहर निकालना जरूरी है। उस एनर्जी को बाहर नहीं निकालेंगे तो अंदर में ही सब कुछ जल के राख हो जाएगा, है ना। तो उस एनर्जी को बाहर निकालने का काम करता है कूलेंट। कूलेंट न्यूक्लियर रिएक्टर में इन होता है, अंदर जाता है और अंदर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद गर्म होकर के बाहर आता है। जैसे हम लोगों ने इकोनोमाइजर पढ़ा था कि पानी आता है पाइप से और एयर और जो फ्लू गैस है वो उसको जाकर के गर्म करता है, इन हुआ ठंडा पानी और फ्लू गैस से गर्म होकर के गर्म पानी बाहर निकला। उसी तरह से कूलेंट न्यूक्लियर रिएक्टर में इन होता है ठंडा और अंदर में पाइप सर्कुलेशन होता है, इस हीट को एब्जॉर्ब करके खुद गर्म हुआ और बाहर निकल गया। तो कूलेंट का दो पर्पस है, एक है अंदर से हीट को बाहर निकालना और दूसरा है अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना। दोनों एक ही चीज हुआ लगभग, क्योंकि अंदर से हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, ठीक है। तो कूलेंट का क्या पर्पस है? कूलेंट का पर्पस है कि रिएक्टर के अंदर के हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर दे ताकि हम लोग फर्दर जनरेशन वगैरह कर सकें, ठीक है। अब कूलेंट के टाइप्स, कूलेंट में लाइट वाटर कूलेंट में भी यूज होता है, D2O भी यूज होता है कूलेंट में, लिक्विड सोडियम भी एक एग्जाम्पल है कूलेंट का, ठीक है। इनके अलावा नेक्स्ट है रिएक्टर सील्डिंग। रिएक्टर सील्डिंग देखिए ये क्या होता है। एक्चुअली जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन जो हो रहा है इसमें, है ना, अब इसमें जो रेडिएशंस जो अल्फा बीटा गामा बन रहे हैं वो बाहर ना निकले, बाहर लीक ना हो, उसके लिए इस रिएक्टर के चारों तरफ एक सील्डिंग की जाती है कंक्रीट की। सील्डिंग मतलब सीधे समझिए ढलाई है, जैसे हम लोग कैसे सीमेंट गिट्टी बालू लेकर के ढाल देते हैं, तो उसी तरह से इस रिएक्टर के बाहर ढलाई की जाती है, मतलब ढाला हुआ रहता है पूरा, ताकि अंदर से रेडिएशन बाहर न निकले। और इस ढलाई का जो विड्थ होता है ये होता है 1.8 से लगभग 3.5 मीटर चौड़ा। 1.8 को जब आप फीट में कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग वो 6-6.5 फीट के करीब आता है। मतलब समझिए कि रिएक्टर सील जहां न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके 6 फीट इधर तक चारों तरफ 6 फीट कंक्रीट का पूरा ढाला हुआ है। पिलर आप देखते हैं, पिलर मुश्किल से आपको 10 इंच या 15-20 इंच का इस तरह से बनाते, 20 इंच का बनाते हैं लोग। और जो रिएक्टर के चारों तरफ जो पिलर टाइप का ढाला हुआ है वो लगभग 6-6.5 फीट बना होता है चारों तरफ से, और 3.5 लेने तब तो करीब 8-9 फीट हो जाएगा। इतना लंबा, इतना चारों तरफ प्रोटेक्शन क्यों? ताकि अंदर के रेडिएशंस बाहर न निकले, अंदर के न्यूट्रॉन्स बाहर न निकले, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये होता है रिएक्टर सील्डिंग। इसके अलावा एक और इसमें एलिमेंट है जो कि थर्मल पावर प्लांट्स अलग है, वो है हीट एक्सचेंजर। देखिए इसके कई सारे टाइप्स होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर के, BWR आप पढ़ेंगे, PWR, कैंडो, FBR और भी गैस कूलेंट, तरह तरह टाइप के में पढ़ेंगे। तो BWR बॉइलिंग वाटर रिएक्टर को छोड़ के जितने भी बाकी हैं, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर या कैंडो या जो भी जितने भी बाकी हैं, उन सब में एक और एलिमेंट होता है, कहते हैं हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर क्या होता है कि उसमें आकर के कूलेंट अपने हीट को एक्सचेंज करता है। एक्चुअली हीट एक्सचेंजर एक टब टाइप का है जिसमें कि नॉर्मल वाटर है और कूलेंट जब रिएक्टर से घूम फिर के आएगा तो वो आएगा हीट एक्सचेंजर में, अपनी एनर्जी उसमें ट्रांसफर करेगा और उस हीट एक्सचेंजर के अंदर में जो नॉर्मल वाटर है वो गर्म होकर के स्टीम में कन्वर्ट होगा और फिर वो स्टीम टरबाइन में जाएगा, उस तरह से होगा। तो हीट एक्सचेंजर में एक्चुअली कूलेंट अपनी एनर्जी देता है वाटर को और वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो ये कुछ, और बाकी आगे टरबाइन में गया स्टीम, फिर कंडेंसर और वो सब तो थर्मल पावर प्लांट में जैसे ही। तो ये इसके नोट्स भी आपको चला जाएंगे, आप देखिएगा एक चीज का। तो ये कंप्लीट कुछ जो स्ट्रक्चरल डिटेल हो वो हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट का।
बाकी इसमें भी बहुत बचा हुआ है, जैसे कि अलग अलग टाइप्स के जो न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, BWR, कैन डू, FBR, इन सबको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो अभी हम एक फिगर आपको बना दे रहे हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट का और उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद अगले क्लास में देखेंगे। देखिए ये एक मतलब BWR के अलावा एक ये है, इसमें नोट्स में इससे डिफरेंट कुछ फिगर होगा, तो आप ये बना लेंगे, तो इसमें हम कंट्रोल रॉड वगैरह भी दिखाएं, नोट्स में ये नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या देखिए फिगर जैसे आप देख सकते हैं, ये आपको न्यूक्लियर रिएक्टर है अंदर वाला पार्ट, इसमें ये फ्यूल रॉड्स हैं, उनके बीच में ये रेड वाला आपका कंट्रोल रॉड है, न्यूक्लियर रेड के चारों तरफ ये रिएक्टर सील्डिंग है, अंदर में मॉडरेटर भी है, ये फ्यूल रॉड है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। अब अंदर में ये कूलेंट अंदर में सर्कुलेट होकर के यहाँ बाहर, ये कूलेंट है, कूलेंट को सर्कुलेट करने के लिए पंप का यूज करते हैं, फिर ये हीट एक्सचेंजर है, ठीक है। यहाँ से कूलेंट जब ये अंदर में आया, अब न्यूक्लियर में यहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, न्यूट्रॉन्स हीट करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कूलेंट उस एनर्जी को लेकर के बाहर आएगा और यहाँ हीट एक्सचेंजर में उस एनर्जी को ट्रांसफर करेगा, जिससे कि वाटर वेट स्टीम में कन्वर्ट होगा, और चूंकि हीट एक्सचेंजर इसमें भी घुमा हुआ है तो वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करेगा, और फिर वो स्टीम टरबाइन में जाकर के, मेन वाल्व के तो टरबाइन में जाकर के मैकेनिकल एनर्जी देगा, और वहां से अल्टरनेटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगा। अगर आप एनर्जी फ्लो डायग्राम बनाएं तो आप कह सकते हैं केमिकल एनर्जी जो कि यूरेनियम में है वो कन्वर्ट होती है किसमें, हीट एनर्जी में, और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं, नोट्स में है आपको ये मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर ये कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से एनर्जी का फ्लो होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर इसकी जो केमिकल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई हीट में, यहाँ पर हीट से उसको स्टीम में कन्वर्ट किए, फिर वो मैकेनिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल में। टरबाइन से जो निकलेगा स्टीम उसकी कहानी आपको पता ही है, कंडेंसर में जाएगा, थर्मल पावर प्लांट का वीडियो देख लीजिएगा, कंडेंसर में जाएगा तो कैसे वो स्टीम फिर वाटर में कन्वर्ट होगा, और वहां पे थर्मल पावर प्लांट में कंडेंसर से जो वाटर बनता था उसको भेजते थे इकोनोमाइजर में, और यहां से भेजते हैं किसमें, सीधे हीट एक्सचेंजर में डायरेक्टली, तो किसमें काम आएगा। और यहाँ पर इसके स्टीम को कंडेंस करने के लिए कूलिंग टावर को यूज करते हैं, तो कूलिंग टावर ये पानी को ऐसे सर्कुलेट करेगा, हॉट वाटर आएगा फिर ठंडा होगा, हाइट से गिरेगा, आपको पता ही है, और पंप के, तो यहाँ पर जो पानी कमी है पंप के थ्रू, अगर इसमें पानी का कमी है तो यहाँ से भी रिवर्स देते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू। तो ये कंप्लीट इसका न्यूक्लियर पावर प्लांट का स्ट्रक्चर है अच्छा सा, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग अलग टाइप्स ऑफ एनपीपी पढ़ेंगे और उसी के साथ एनपीपी आपका खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।